अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। रशिया और यूक्रेन की जंग इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि इस वक्त तो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे तमाम यूट्यूब चैनल्स पर तो एक आग लगी हुई है। एक तरह से हर कोई इसकी बात कर रहा है कि पता नहीं कोई आसमान गिर गया है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, खून खराबा सब कुछ। लेकिन नहीं मित्रों, ब्रॉडर व्यू में हम आपको वही चीज़ बता रहे होते हैं जो कि हो रही होती है ग्राउंड पे। 3-4 घंटों के अंदर ही आउटकम डिसाइड हो गया था, शुरू के 3-4 घंटे। इस वक्त बेसिकली जो कुछ भी हो रहा है दैट इज़ मोपिंग ऑपरेशन। मोपिंग ऑपरेशन मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं जब कोई साइड जंग जीत जाती है तो उसकी फोर्सेस क्या कर रही होती हैं कि रिमेनिंग जो एनिमी ट्रूप्स होते हैं या जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन होती हैं दुश्मन की, उसको ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन होता है उसको मोपिंग ऑपरेशन कहा जाता है। इस वक्त रशियंस मोपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये क्योंकि यूक्रेन की एरिया ज़्यादा है तो ये 2 दिन चले, 2 हफ्ते चले, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। जंग ख़त्म हो चुकी है और इसकी आउटकम डिसाइड हो चुकी है। अब ये अलग बात है कि अगर इसमें नेटो वाले कूद पड़ते हैं या अमेरिकन जो हैं वो कोई शरारत करके कूद पड़ते हैं तो फिर ये मजीद अगर ड्रैग हो जाए तो फिर वो दूसरा फेज़ होगा जंग का। पहला फेज़ जो कि रशिया वर्सेस यूक्रेन था दैट इज़ ओवर और ये सिर्फ 4 घंटे चला। शुरू के 4 घंटे में आउटकम डिसाइड हो गई थी। इस वक्त मोपिंग ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त आपको जो भी गोदी मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया पे जो भी बोले ना कि बहुत कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है, दैट इज़ जस्ट दी सेंसेशन। इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, द वॉर इज़ ओवर ऑलरेडी। अच्छा, इसका एक और प्रूफ भी दे देता हूँ मैं आपको। इस वक्त जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी है SBU, उनका हेडक्वार्टर कीव शहर के बीच में है। उनके लिए इतलात आ रही हैं कि उनके जो सेंसिटिव उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थी ना वो उनको जला रहे हैं इस वक्त, जला के और निकलने के चक्कर में है। जब अफगान तालिबान ने काबुल टेक ओवर कर लिया था तो वो जो NDS था अफगानिस्तान का, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको पेपर जलाने का टाइम नहीं मिला था। यहाँ पे इनको थोड़ा सा टाइम मिल गया है। इन्होंने शुरू के 4 घंटे जब देखे ना कि ये हो गया हमारे साथ तो उन्होंने जलाना शुरू कर दिया फ़ौरन, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पेपर होते हैं तो उनको जलाना इतना आसान नहीं होता, उसमें टाइम लग रहा होता है। दे हैव टू मेक श्योर कि पूरी तरह से जले हों और इस तरह के हों कि दोबारा वो जो राख होती है ना वो पेपर दोबारा भी, वैसे उसकी जो फॉरेंसिक अगर आप लेबॉर्ट्री में भेज दें तो जला हुआ पेपर भी पढ़ा जा सकता है। या फिर जो अगर आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होगा, कोई किसी डिवाइस में कोई डेटा स्टोर होगा, आपने वो डिवाइस ही डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन ये सब कुछ फॉरेंसिक साइंस इतनी कैपेबल हो चुकी है कि दोबारा इसको रिट्रीव किया जा सकता है। तो इसीलिए वो उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं कि ये काबिल इस्तेमाल ही ना रहे बिल्कुल, उसमें टाइम लग रहा होता है। तो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है कीव में डिस्ट्रॉय कर रही है सारे के सारे पेपर्स को इस वक्त, और मे बी इस वक्त तक या फिर अगले 1-2-3 घंटे के अंदर अंदर दे विल बी एबल टू डू सो। द आउटकम हैज़ बीन डिसाइडेड। लेकिन आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा, वो तो मैंने शुरू में पिछले एपिसोड में भी बता दिया आपको कि क्या हो रहा है, और इस एपिसोड में आपको बता दिया कि एंड रिजल्ट आ गया इसका। भाई कुछ ज़्यादा इसके अंदर अब है नहीं जान, अब जो कुछ भी होगा वो दैट इज़ जस्ट अ मोपिंग ऑफ ऑपरेशन। अब हो ये रहा है कि इस जंग के जाते जाते इस जंग ने बहुत सारे मुल्कों के लिए लेसन्स छोड़ दिए हैं। 3 मुल्कों के लिए ख़ास तौर पर, एक तो इंडिया के लिए छोड़ा ना। इंडिया के लिए इस जंग ने यह मैसेज छोड़ा कि भाई जब आप में कैपेबिलिटीज़ ना हो, अब इंडिया और चाइना की जंग मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा कि इसी तरह की होगी, आउटकम 3-4 घंटों के अंदर अंदर आ जाएगा आपके सामने, 4-6 घंटों के अंदर। और फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंडिया इसको खींचेगा भी तो 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आउटकम आ जाएगी। जंग का जो रिजल्ट होगा वो डिसाइड हो जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए इसमें लेसन ये है कि अगर आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आपके पास अगर कैपेबिलिटीज़ नहीं है लड़ने के लिए, जैसे यूक्रेन के पास नहीं थी कैपेबिलिटीज़, फिर भी वो फटा लेते रहे रशिया से, फिर भी वो नेटो को कहते रहे कि हमें नेटो में शामिल करें, तो मिलिट्राइज्ड कर रहे थे, नेटो के वेपन्स लेकर आ रहे थे यूक्रेन के अंदर और बहुत कुछ कर रहे थे। मिसाइल भी सुना है कि वो नेटो वाले अपने इंस्टॉल करने के चक्कर में थे वहाँ पे। इसीलिए पुतिन साहब का कहते हैं ना वो मुंबई भाषा में कि सर घूम गया उनका गुस्से के मारे, और उन्होंने ये कांड कर दिया। अब क्या देखें आगे क्या होता है। लेकिन इंडिया के पास भी कैपेबिलिटीज़ नहीं है ना चाइना के सामने इस तरह की, तो वो भी फिर फड्डे पे फटा लिए जा रहे हैं। उनका भी एंड रिजल्ट यही निकलना है, 24 आवर्स, 24 से मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर वहाँ पे भी यही चीज़ होनी है। तो इंडिया के लिए लेसन ये है कि आप यूक्रेन ना बने, आप इंडिया बने और स्टार्ट टॉकिंग विद पाकिस्तान एंड चाइना। अमेरिका से दूर रहें, कश्मीर और ये जो आपका लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इसको रिजॉल्व करें और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बनाएं। जब आप इस काबिल हो जाएं फटा लेने के तो फिर फटा ले लें बेशक आप, लेकिन इस वक्त आप जो है ना उनसे इन चीज़ों पे बात करें, कश्मीर पर, लद्दाख पर, अरुणाचल पर बात करें
और ट्राई टू बी गुड विद देम, अदरवाइज आपके साथ यही कुछ हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ दो और भी मुल्क हैं, बल्कि 3-4 मुल्क हैं जिनके लिए लेसन है इस सारे की सारी एक्सरसाइज में। एक तो पाकिस्तान के लिए है, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा। दूसरा बांग्लादेश के लिए एक लेसन है इसमें। अब वो क्या लेसन है इस पर बात करते हैं। बांग्लादेश के लिए लेसन ये है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें किसी किस्म के जो हमारी जो मिलिट्री है ना उस पर स्पेंडिंग की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं बांग्लादेश के अंदर जो कि ये कहते रहे हैं इकोनॉमी, वी हैव टू फोकस ऑन इकोनॉमी ओनली, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है। यही कुछ यूक्रेन वाले भी कहते थे। आपको पता है जब सोवियत यूनियन टूटा था तो सबसे ज़्यादा सोवियत यूनियन के जो एटम बम होते थे वो यूक्रेन के अंदर होते थे। यूक्रेन यूज टू बी देयर न्यूक्लियर बैंक, वो इस तरह का होता था। उनके सारे के सारे जो न्यूक्लियर बम थे वो इधर ही होते थे, बनते भी इधर ही थे इसी इलाके में। यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था ना। तो सोवियत यूनियन जब धपड़धूस हो गया, टूट गया अफगान वार के बाद, तो यूक्रेन में ही उनके एटम बम रह गए। यूक्रेन अलग मुल्क बन गया, बम सारे इधर रह गए। तो सोवियत यूनियन की फिर बातचीत होती है वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, नेटो के साथ कि भाई हम छोड़ देते हैं यूक्रेन, आप हमें हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो वापस दे दें। तो इस पे दो मुल्क ख़ास तौर पर ऐसे हैं वेस्ट के, और अमेरिका है एक और दूसरा भी मुल्क है वो है यूके। ये बीच में पड़ते हैं, ये कहते हैं यूक्रेन को कि आप इनके सारे जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको वापस दे दें, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम बैठे हैं ना आपके भाई, यूक्रेन माता की जय, आपका अटूट अंग जो भी होगा हम बचाएंगे, हम आपके लिए, आप क्वाड में आ जाएं हमारे साथ। उस वक्त जो भी क्वाड होगा इनका, उस ज़माने में भी 30 साल पहले कोई ना कोई तो होगा ना क्वाड, वो बेचारे भी यूक्रेन वाले आ गए मोदी साहब की तरह लारे लप्पे में, उनके साथ मिल गए और सारे के सारे न्यूक्लियर दे दिए वापस उनको। कितने न्यूक्लियर बम थे आपको पता है यूक्रेन के अंदर? 5000। रशिया के 5000 एटम बम इनके पास थे, इन्होंने दे दिए। अच्छा, उस वक्त भी इनके जो सेंसिबल लोग थे वो कहते रहे कि भाई इस तरह मत करो प्लीज़, ये हमें कल को बात गले में पड़ेगी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हमें ना इकोनॉमी पे फोकस करना है, इकोनॉमी पे फोकस करना है, वी डोंट केयर अबाउट दी अदर थिंग्स, हमने लड़ना नहीं है किसी के साथ, लव फॉर ऑल मलाइज फॉर नन। इस तरह के लोग उनके यहाँ भी पैदा हो गए। और आज आप देखें कि वेस्टर्न मीडिया भी कह रहा है कि वो ब्लंडर कर दिया था उन्होंने, अगर इनके पास न्यूक्लियर होता तो आज बच जाते। तो बांग्लादेश भी यही कुछ कर रहा है। वहाँ पर इस किस्म के जो लोग हैं ना उनको एक शट अप कॉल की ज़रूरत है, जो कि ये कह रहे होते हैं कि यू शुड फोकस ऑन ओनली इकोनॉमी और लीव द मिलिट्री थिंग्स। फौज को छोड़ दें, आप ना डिप्लोमेटिक असर बढ़ाएं, इसको छोड़ देना, लड़ाई को छोड़ दें। आप मुझे बताएं, यूक्रेन वाले इकोनॉमी कहते रहे, आखिर में रशिया उनके ऊपर चढ़ के बैठ गया, कोई नहीं आया बचाने के लिए। जिन्होंने उनकी गारंटी ली थी कि हम आपको आएंगे बचाने के लिए, यूके और अमेरिका, वो भी नहीं आए इनको बचाने के लिए। तो बॉटम लाइन ये है, लेसन ये निकलता है बांग्लादेश के लिए कि भाई कम से कम इतनी कैपेबिलिटीज़ पैदा होनी चाहिए कि आप अपने बलबूते पे खुद को बचा सकें या सामने वाले को टफ टाइम दे सकें। अगर आपके ऊपर इन्वेजन होती है तो पोटेंशियल थ्रेट एनालाइज करें और उन थ्रेट के जवाब में आप क्रेडिबल डिफेंस पैदा करें। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट लेसन मिला है। और ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, नेपाल के लिए भी है, श्रीलंका के लिए भी है, इस तरह के मुल्क, पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है ये मैं अगले एपिसोड में आज या फिर कल पे बात करूंगा कि पाकिस्तान के लिए इस सारा जो वार हुई है इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है। और वैसे ये इस्लामिक उसूल भी है कि आपका जो दिफा है वो हमेशा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से पता चलता है कि डिफेंस सिस्टम हमेशा मजबूत होना चाहिए। भले ही आपकी इकोनॉमी मजबूत ना भी हो ना, तो कंट्री का डिफेंस होना चाहिए मजबूत। अगर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा तो पॉलिटिक्स भी होती रहेगी, इकोनॉमी भी होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन अगर डिफेंस ही कमज़ोर होगा तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी फिर।